नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 में 6.3 से 6.8% के बीच वृद्धि दर रहने का अनुमान। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद के साथ निवेश गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। विकसित भारत के निर्माण को बताया देश का लक्ष्य। कहा तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेजी से हो रहा है काम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लगातार 8वीं बार पेश करेंगी बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट। विकसित भारत के रोड मैप पर रहेगा फोकस। दिल्ली के चुनावी रण में गरजे पीएम मोदी। आपदा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है आपदा सरकार। यमुना में जहर के मुद्दे पर घिरे केजरीवाल के जवाब की तह तक जाएगा चुनाव आयोग। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी पर उठा बवाल। राष्ट्रपति भवन ने कहा ऐसी टिप्पणियां अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री ने भी आदिवासी भाई बहनों का बताया अपमान। और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के चुनावी रण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने पर आपके भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। दिल्ली वासियों, दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। ताकि मिलजुल करके दिल्ली की हर बड़ी समस्या का समाधान हो। साथियों, हमें मिलकर दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। जब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए इन्हें पैसा चाहिए होता है, ये दिल्ली के लोगों की जेब में डाका डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों को अब सावधान होने में देर नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना जल्दी इससे मुक्ति पा लीजिए। और मैं आज एक बार फिर डंके की चोट पर कह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के आवास शीश महल का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें गरीबों का दर्द कभी समझ नहीं आएगा। आपदा वाले आज भी
केंद्र सरकार के बनाए हुए हजारों घर दिल्ली के गरीबों को नहीं सौंपते। गरीबों के प्रति कितनी नफरत है। बने बनाए घर बर्बाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवाने वालों को गरीब का ये दर्द कभी भी समझ नहीं आएगा। गरीबों को घर के लिए यहां भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट पर शुक्रवार का दिन कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच चुनावी पैंतरेबाजी के नाम रहा। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर उन्हीं के पसंदीदा दांव चलकर केजरीवाल को चारों खाने चित करने की कोशिश की। शुक्रवार को यानी आज संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को जंतर मंतर पर आमने सामने बहस करने की चुनौती दी थी, लेकिन जो केजरीवाल दुनिया को सार्वजनिक मंच पर बहस करने की चुनौती देते रहते हैं वे संदीप दीक्षित के बुलावे पर नहीं पहुंचे। लिहाजा संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। हम लोगों ने 45 मिनट इंतजार किया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का, और पता नहीं वो आ नहीं पाए। मैंने तो बल्कि दिल्ली पुलिस को भी फोन किया। मैंने कहा कहीं दोबारा तो नहीं गिरफ्तार कर लिया, नहीं आ पाए हो। पता चला ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो बार बार कहते रहते हैं कि मुझे शाम को, सवेरे, दोपहर में, दिन चलते गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब क्यों ये भय उनके मन में रहता है वो तो वही जाने। और संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर झूठ बोलने और दूसरे की उपलब्धियों को खुद का बताने वाला करार दिया। दीक्षित ने कहा कि 10 साल पहले तक शीला दीक्षित सरकार ने जो पाइपलाइंस बिछाई थी, केजरीवाल उनका आधा काम भी नहीं कर पाए हैं। मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, मैं तो गणित समझ सकता हूं। केजरीवाल साहब आज तक गणित नहीं समझ पाए कि 5000 में और 1300 में बहुत बड़ा अंतर होता है। केजरीवाल साहब ने एक और बड़ी मजे की बात की 2-3 दिन पहले। कहा कि साहब मैंने दिल्ली में 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी। मेरी भी आंखें खुल गई कि साहब 1,00,000-1.5 किलोमीटर मोदी जी ने बना दी, 10,000 किलोमीटर केजरीवाल जी ने बना दी। मजा आ गया दिल्ली में। जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें आ गई होंगी। तो मैंने इनके कागज खंगाले तो पता चला दिल्ली सरकार की कुल सड़कें पिछले 70 साल में केवल 4,000 किलोमीटर हैं। 4,000 किलोमीटर कुल सड़कें हैं, इन्होंने 10,000 किलोमीटर कहां बना दी, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मतलब ये कौन सी नंबर है, कौन सा संख्या है, मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आपको वोट तो फ्री बिजली पानी का मिलता है, तो फिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा है। आम आदमी पार्टी के कम से कम 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महरेली से भाजपा से विधायक नरेश यादव, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महरौली से विधायक नरेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से। वहीं जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि ने भी इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही साथ त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरौलिया ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है। पालम से विधायक भावना गौड़ का भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो आम आदमी पार्टी से महरौली से विधायक, जनकपुरी से, त्रिलोकपुरी से और पालम से विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से। ऐन चुनावों से पहले 5 तारीख को वोटिंग होनी है और आज 31 तारीख को 4 पार्टी विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है। ये ब्रेकिंग खबर में आपको बता रहे हैं कि महरौली से विधायक नरेश यादव, जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरौलिया और पालम से विधायक भावना गौड़ ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है। नरेश यादव कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में कहीं भी ईमानदारी नहीं नजर आ रही है। जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
राजेश ऋषि कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार युक्त पार्टी बन गई है। तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए इन विधायकों ने। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित मेहरोलिया ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इन विधायकों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी पर। भावना गौड़ जो कि पालम से विधायक है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल ने भी इस्तीफा दिया। यह 5वां इस्तीफा है। 5 विधायकों ने कम से कम इस्तीफा दे दिया है, यह खबर आ रही है। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल ने भी इस्तीफा दिया। महरौली, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, पालम और कस्तूरबा नगर से विधायकों ने, देखिए संख्या बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया है। ऐन चुनावों से पहले और इन चुनावों के दौरान प्रचार चल रहा है। प्रचार जो है वो शवाब पर है और ऐसे में 7 विधायकों ने कम से कम इस्तीफा सौंप दिया है। नरेश यादव कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में कहीं भी ईमानदारी नजर नहीं आती है। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित मेहरोलिया ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। पालम से विधायक भावना गौड़ ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल ने भी इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से। 7 विधायकों ने कम से कम आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को काउंटिंग है। दिल्ली का चुनाव पूरे शबाब पर है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई में, सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, जब उसको कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी और कांग्रेस से। और इस बीच में 7 विधायकों ने, पार्टी के 7 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, दरअसल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित मेहरोलिया ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि ने आपसे इस्तीफा दिया। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित मेहरोलिया, पालम से विधायक भावना गौड़ और कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और हमारे संवाददाता धीरज कुमार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, कितनी बड़ी खबर और कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जैसे कि आपने बिल्कुल कहा है और ये सबसे बड़ा झटका इसको मान सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए महज अब आज 31 है, 4 दिन का वक्त बचा है। 5वां दिन तो मतदान है 5 फरवरी को। और जिस तरीके से एक के बाद एक 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जिन विधायकों का पत्र हमारे पास अभी आया है, जिसको कि हमने अभी ट्विटर पे देखा है, एक्स पोस्ट पे देखा है, उन विधायकों का साफ तौर पर ये कहना है, उन्होंने जो इस्तीफा पार्टी से दिया है वो करप्शन के मुद्दे पर इस्तीफा दिया है जी। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती थी, जो ईमानदारी के नाम पर दिल्ली की सत्ता पर एक तरीके से काबिज हुई थी, जिन्होंने एक तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया था या दूसरी पार्टियों के ऊपर लगाया था, तो वही ईमानदार पार्टी के विधायक अब उन्हें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और अपने ही पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण राजेश ऋषि का अगर आप पोस्ट देखेंगे जो कि जनकपुरी से विधायक रहे थे राजेश ऋषि, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुझसे पार्टी ने 5 करोड़ रुपये मांगे और मैं 5 करोड़ रुपये देने की स्थिति में नहीं आया और इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। उसी तरीके से जो आपके महरौली के जो विधायक है, महरौली के विधायक का ये जो आरोप है कि ये पार्टी कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार में अकंठ रूप से डूबी हुई है, कह सकते हैं कि पूरी रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस परसेप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी और अभी 7 विधायकों का ये जो इस्तीफा है, इस इस्तीफे से लगता है कि वो परसेप्शन आम आदमी पार्टी का दिल्ली से टूटता जा रहा है। जी, आपने गंभीर, दरअसल ये जो जानकारी दी है बेहद गंभीर है। राजेश ऋषि के आरोप जो है, जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि, जैसा कि आपने कहा कि टिकट देने के बदले 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। किसने मांग की, किसने पैसे मांगे, क्या कुछ रहा घटनाक्रम, इसके विषय में भी क्या राजेश ऋषि ने बताया है, कुछ जानकारी दी है? देखिए, राजेश ऋषि का ये जो आरोप है, इन्होंने खुद 4 से 5 दिन पहले इन्होंने मीडिया के साथ उन्होंने बाइट दिया था और मीडिया को उन्होंने कहा था, जबकि उनका टिकट कटा था, तब उन्होंने खुद आकर मीडिया के सामने ये कहा था कि मेरा टिकट काट दिया गया क्योंकि मुझसे 5 करोड़ रुपये मांगे गए थे। इसके अलावा जो हरिनगर के जो एमएलए है, उनका भी आरोप था,
देखिए, जब आम आदमी पार्टी ने एक बार 70 विधानसभा का सीट का टिकट घोषित करने के बाद दो विधायकों के उन्होंने टिकट काट, 2 उम्मीदवार के उन्होंने टिकट काट दिए थे। एक उम्मीदवार थे हरिनगर के और दूसरे उम्मीदवार थे नरेला के जी। और जिन उम्मीदवारों के टिकट काटे गए थे उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि पार्टी मुझसे पैसे मांग रही है और एक बार टिकट देने के बाद मुझसे पार्टी इसलिए पैसे टिकट छीन रही है हमारे, क्योंकि जो जिसे पार्टी टिकट दे रही है वो ज्यादा पैसे देने के लिए पार्टी को तैयार है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार की एक जो बात और पार्टी के खिलाफ बगावत की बात आम आदमी पार्टी से शुरू हुई है और उनके ही उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमारा टिकट इसलिए काटा जा रहा है ताकि जो दूसरा जो उम्मीदवार है जिसे पार्टी टिकट दे रही है वो हमसे ज्यादा पैसे दे रहा है पार्टी को। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक बगावत की एक बयार आम आदमी पार्टी के भीतर से उठी है। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं काफी बड़े नाम भी इसमें। आदर्श नगर सीट से पवन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। बिजवासन सीट से विधायक बीएस जून ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीएस जून सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जो जेसिका लाल हत्याकांड में किस तरह से उन्होंने सरकार की पैरवी की थी और सजा दिलवाई गई थी, आरोपियों को सजा मिली थी। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि और इन क्योंकि बहुत जिसको कहते हैं कि एक पब्लिक फेस रहे हैं ये लोग, और ऐसे में आकर के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, ऐसे समय में जब भ्रष्टाचार के आरोपों से लगातार पार्टी और अरविंद केजरीवाल जूझ रहे हैं, तो ये एक तरह से कोड़ में खाद जैसी स्थिति ऐन चुनावों के बीच में, क्या असर देखते हैं इसका? देखिए, इसका असर साफ तौर पे दिल्ली विधानसभा के चुनाव पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में जो उनकी परसेप्शन की लड़ाई थी, ईमानदारी की लड़ाई, उस ईमानदारी की लड़ाई को आज से 10-12 दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट ने उनको एक तरीके से उनको बता दिया कि किस तरीके से दिल्ली में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। और उस रिपोर्ट में कई सवाल पूछे गए, कुल 14 सवाल पूछे गए थे। उन 14 सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं था। जिस तरीके से शीश महल को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया और शीश महल में एक तरीके से कह सकते हैं कि करप्शन का आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि यमुना की सफाई को लेकर एलजी ने कहा कि हमने अब यमुना की सफाई के लिए 28,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के लिए दिए और 28,000 करोड़ रुपए में और पूरे के पूरे जो दिल्ली की जो पाइपलाइन है, जो पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है, उन पाइपलाइन को ठीक कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। एक तरीके से घोटाला हुआ। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी ट्रांसपोर्ट घोटाले का आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी के ऊपर, शराब घोटाला के। अच्छा धीरज, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, धीरज आपसे एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बात अगर जब आम आदमी पार्टी से पूछी जाएगी तो वो कहेंगे कि इन विधायकों का चूंकि टिकट काट दिया गया था इसलिए ये पार्टी से अलग हो गए। समझना चाहेंगे कितने लोगों के टोटल टिकट काटे गए हैं, और जिस तरह से ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, क्या बाकी जिन लोगों के टिकट काटे हैं क्या उनमें भी इस तरह की, भले ही उन्होंने इस्तीफा ना दिया हो, लेकिन क्या वो पार्टी के साथ जुड़ करके कैडर के तौर पर काम कर रहे हैं? देखिए, अगर टिकट इस बार अगर हम टिकट काटने की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी ने कुल 13 से 14 विधायकों के टिकट काटे थे इस बार के विधानसभा चुनाव में, और 14 उन्होंने नए प्रत्याशियों के नाम जोड़े। और उन 14 प्रत्याशियों में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी थे जो कि भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी में, और ये ऐसे उम्मीदवार भी थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हुए उनको हार मिली थी या दूसरे पोजीशन पर थे, या कह सकते हैं कि उनको कम मार्जिन से उन्हें पिछली विधानसभा के चुनाव में हार मिली थी। जैसे पटेल नगर का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के जो प्रत्याशी राजकुमार आनंद अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, पहले वो आम आदमी पार्टी में थे। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो बदल के आम आदमी पार्टी में चले गए। तो ऐसे 13-14 उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हैं, जिनका कुछ ऐसे भी कैलाश गहलोत और दूसरे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पिछली बार आम आदमी पार्टी से जीते थे, संगठन के साथ रहकर पार्टी को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार की बात, एक करप्शन की बात और पार्टी में सम्मान नहीं देने की बात, और दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पार्टी में टिकट नहीं मिलने से बगावत की बात पार्टी के उम्मीदवार कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव के वक्त
आम आदमी पार्टी के लिए ये संकट की घड़ी है। जी निश्चित तौर पर संकट की घड़ी है, और सबसे बात इसलिए भी संकट की घड़ी कही जाएगी कि इसके पहले जो हमले हो रहे थे आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो बीजेपी की तरफ से हो रहे थे। आप देख रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से, संदीप दीक्षित की तरफ से, वो अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा कि आज का समय उन्होंने दिया था कि एक ओपन डिबेट कर लें, जिसमें अरविंद केजरीवाल नहीं आए तो उनके ऊपर एक के बाद एक तमाम झूठ बोलने के आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। और अब पार्टी के अंदर से, विद इन द पार्टी, अगर पार्टी के अंदर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसको क्या ये समझा जाए कि पार्टी के संगठन में, पार्टी के काडर में भी एक बड़ी नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में भी इसका असर है? जरूर नाराजगी है, क्योंकि जो फेस करना पड़ता है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फेस करना पड़ता है जनता के बीच में। उन्हें भी फेस करना पड़ता है जिन्हें की उम्मीदवार पार्टी ने नहीं बनाया है। आखिर वो भी प्रचार करने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनसे सवाल पूछता है। जो कैंडिडेट है उनको भी सामना करना पड़ता है कि आपने तो, आपकी पार्टी के नेता ने कहा था कि ईमानदारी की बात की थी, आपकी पार्टी के नेता ने कहा था कि जो करप्शन करेगा उससे हम पहले इस्तीफा मांगेंगे, उसको हम पहले कहेंगे कि आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद हम फिर उससे बात करेंगे। तो आपने जो वायदे, जो तमाम चीजें जनता को कहा था, जनता को बताया था कि किस तरीके से आप ईमानदारी के बल पे दिल्ली को मॉडल शहर बनाएंगे, दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली को एक तरीके से प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, दिल्ली की जो हवा में जो जहर है उसको हम दूर करेंगे, यमुना को साफ करेंगे, और जितनी बातें आपने कही दिल्ली की जनता के साथ, उन तमाम बातों में, उन तमाम दावों में, उन तमाम बातों में एक तरीके से कह सकते हैं कि करप्शन की बू भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिखाया, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके तमाम वायदों को एक तरीके से करप्शन के रूप में दिखाया कि आपने कहा था कि हम इस तरीके से दिल्ली को विकसित करेंगे, इस तरीके से दिल्ली को बेहतर दिल्ली शहर बनाएंगे। लेकिन आपके कथनी में और आपके करनी में इतना अंतर है, आपके ईमानदारी और भ्रष्टाचार होने में कितना अंतर है, ये दिल्ली की जनता देख सकती है कि किस तरीके से आपने शराब लीकर पॉलिसी बनाई, और लीकर पॉलिसी के जरिए आपने जो साउथ की जो लॉबी है, उनकी साउथ की लॉबी को आपने फायदा पहुंचाया, उनसे पैसे लिए, उस पैसों का इस्तेमाल आपने गोवा के चुनाव में किया। इस तरीके से अनेकों आरोप जी कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को ऊपर लगाए हैं। जी निश्चित तौर पर तो संकट की घड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए, और चुनौती भी है कि वो जनता के बीच में ये साबित करे कि वो ईमानदारी का जो एक जो नारा वो लगातार लगा रही थी वो उसके साथ इंटैक्ट है। हालांकि ये करना इसलिए भी मुश्किल है धीरज, क्योंकि लगातार न सिर्फ बाहरी मोर्चे से यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, बल्कि अब तो उनकी पार्टी के 7 विधायकों ने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने पर का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बहुत शुक्रिया धीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए की गई टिप्पणी पर विवाद पैदा हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब सोनिया गांधी से पूछा गया तो उन्होंने शुरुआत में सीधे मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच सोनिया और राहुल गांधी आपस में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते दिखाई दिए। इसके बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर कहा कि झूठे वादे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा। इस पर सोनिया गांधी कहती हैं पुअर लेडी। राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा पीछे हो गया।
तो क्या करें? और राष्ट्रपति भवन ने संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की ऐसी टिप्पणियों को अनुचित एवं दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। राष्ट्रपति भवन ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि टिप्पणियों से इस शीर्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और इसलिए अस्वीकार्य है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति महोदया भाषण के अंत में बहुत थक गई थी और वे मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति भवन स्पष्ट करना चाहता है कि सच्चाई से परे कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। दरअसल उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वो अपने संबोधन के दौरान कर रही थी, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति कार्यालय का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि इन नेताओं ने हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और विमर्श को ठीक से समझा ही ना हो। किसी भी मामले में इस तरह की टिप्पणियां अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो लोग जमीन से उठकर आते हैं उन्हें कांग्रेस का शाही परिवार पसंद नहीं करता। उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।